हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार एसआई की भर्ती आ चुकी है 1799 पोस्ट पे। तो हमारे चैनल के थ्रू जो है आपको बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आज होगा सेट नंबर 2। इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक जा रहा है क्योंकि आपको जो है ईच एंड एवरी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आपको सही तरीका से मिलेगा। तो आप जो है ज़रूर हमारे वीडियो को देखें। और आपको बता दें कि ये जो हो जाएगा आपका आज का सेट नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको एज इट इज सेट चलते रहेगा, आप आराम से सेट को देखते रहें। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि भारत ने अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। तो देखिए भारत जो है अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है आपका 23 अगस्त को मनाता है। क्योंकि 23 अगस्त को इसीलिए मनाता है, देखिए 23 अगस्त को इसीलिए मनाता है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 2 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के उपलक्ष्य में वर्ष 2024 से मनाना प्रारंभ किया गया है। और आपको बता दें कि 1 जनवरी को आपका DRDO डे मनाया जाता है। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 22 जुलाई जो होता है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ था। बट किसी कारणवश जो है वहाँ पे सफल नहीं हो पाया था। और 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान 1 का जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ था। और आपको बता दें कि 22 जुलाई को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो देखते हैं 22 जुलाई को जो है झंडा दिवस मनाया जाता है। और 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टाइनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो देखिए एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टाइनेजर 1 सैटेलाइट का लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा है, तो आपका नासा हो जाएगा, जो कि आपका अमेरिका का अंतरिक्ष अन्वेषण सेंटर है। आगे देखते हैं कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो देखिए किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो यूनेस्को के लिए द्वारा घोषित किया गया है। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोझिकोड हो जाएगा। और यूनेस्को के द्वारा जो है ग्वालियर को जो है सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना जो होता है आपका 16 नवंबर कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को जो है आपका यूनेस्को की स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। बेंगलुरु शहर यूनेस्को के विश्व शहर सांस्कृतिक मंच पर हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। कौन सा, तो बेंगलुरु जो हो जाएगा, बेंगलुरु शहर यूनेस्को विश्व शहर पर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। और भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर जो होता है आपका यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद को 2017 में घोषित किया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो आपका एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह जो है आपका यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है आपका स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है, जो कि आपका आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी योजना का प्रयास जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होगा। और देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो है आपका 23 सितंबर 2018 को जो है आयुष्मान भारत को झारखंड से लॉन्च किया गया है। इसका पॉइंट जरूरी याद कीजिएगा कि आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया, तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड से लॉन्च किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 56 से 31 जो होता है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 को देखेंगे तो के अनुसार जो होता है राज्य 6 वर्ष कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत देखते हैं तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 को देखेंगे कि इसके अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिषेध करने का प्रावधान करती है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत। अब हम A to Z देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो देखते हैं, अगर मानते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो है आपका इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिणी घाट, तो ये जो हो जाता है आपका पश्चिमी घाट हो जाता है, ये जो है आपका पूर्वी घाट होता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत का, तो ये तो दक्षिण भारत साउथ इंडिया की ही बात कर रही है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से आपका नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा होता है। आगे देखते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो होता है आपका दोदा बेटा होता है, जो लगभग जो होता है 2637 मीटर ऊंचा होता है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उडमंडलम या ऊटी नीलगिरी पर ही अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होता है आपका अनाईमुडी है, जो कि आपका अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई जो होता है आपका 2695 मीटर है। सतपुड़ा पहाड़ी को देखते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के बीच राजपितला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। और देखेंगे कि महेंद्रगिरी पहाड़ी, जो महेंद्रगिरी पहाड़ी है आपका, महेंद्रगिरी पहाड़ी 1501 मीटर उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट पर स्थित है। ये और जो है आपका एक नल्ला मल्ला पहाड़ी, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ी भारत के पूर्वी घाट पर्वतमाला का एक भाग है और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-2005 में खाली स्थान नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। तो इसके द्वारा जो है आपका कौन सी परियोजना शुरू किया गया था। तो आपको बता दें कि ज्वाइंट लिएबिलिटी ग्रुप चालू किया गया था, JLG चालू किया गया था। तो देखिए BLP नहीं हो जाएगा, SGS नहीं हो जाएगा, MEDPO नहीं, तो JLG होता है। तो JLG का फुल फॉर्म होता है आपका ज्वाइंट लिएबिलिटी ग्रुप होता है। और आपको बता दें कि नाबार्ड की स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त योजना पहल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम जो है आपका कि सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना या जीविका परियोजना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उज्ज्वला योजना हो जाएगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपको बता दें कि 1 मई 2016 को शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है आपका 28 अगस्त 2014 को किया गया था। और उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपका 1 मई 2016 को किया गया था। और सूक्ष्म वित्त का तात्पर्य बहुत गरीब लोगों को उसके सूक्ष्म उद्योग या किसी अन्य उपयोगी कार्य हेतु छोटा ऋण उपलब्ध कराना होता है, जो कि आपका उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आता है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आता है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9
9 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए। तो ये जो होता है आपका आर्टिकल नंबर 20 के 2 में होता है। 20 का 2 कहता है क्या है कि अनुच्छेद 2 दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए। 20 के 2 ये जो होता है आपका मूल अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। 20 के 3 जो होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये जो होता है आपका 20 के 3 के अंतर्गत आता है। और 20 के 1 क्या बोला जाता है कि आपराधिक मामले में मूल लक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है, अर्थात घटना के समय जो विधि परिवर्तन में है उसी के आधार पर सजा होगा। घटना के बाद विधि बनाकर उससे व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। एक जो होता है आपका आर्टिकल 22 का 2 होता है में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद 24 घंटा की अवधि में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसमें आपको यात्रा का टाइम को नोट नहीं किया जाएगा। एक जो है आपका अनुच्छेद 19(1) कहता है, क्या कहता है कि 19(1) के ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अशोधित जन्म दर कितना है। तो अशोधित जन्म दर जो हो जाएगा आपका 21.8% हो जाएगा, जो कि आपका शहरी में देखेंगे तो शहरी में जो होता है आपका शहरी में देखेंगे तो शहरी में आपका 17.6% होता है। वही अगर बात करते हैं ग्रामीण में तो 23.3% होता है और इसका एवरेज निकाल दीजिएगा तो 21.8% होता है आपका भारत की अशोधित जन्म दर 21.8%। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में जाना जाता है। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में किसको जाना जाता है। तो कार्बे समिति को जाना जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था। इसका नाम जो होता है आपका दत्तात्रेय गोपाल कार्बे के नाम पर रखा गया है, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री और प्रोफेसर थे, जिन्होंने भारत में अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका कि साल बबूल बांस, साल हो गया, बबूल हो गया, बांस को शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो देखिए साल हो गया, बबूल हो गया, बांस हो गया, जो आपका उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो इसके लिए जो होता है आपका 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, देखिए ये जो बोला गया है क्या कि इस जंगल में जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। औसतम तापमान 25 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। और बता दें आपको कि 50 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा जहाँ होती है उसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन बोलते हैं, जहाँ बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी और पालम पाए जाते हैं। जहाँ वार्षिक वर्षा औसतम 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, जो रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। तो साख नियंत्रण की गुणात्मक माप इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए इनमें से जो हो जाएगा आपका नैतिक दबाव, 13 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा नैतिक दबाव। CRR एक होता है आपका SLR। तो देखिए CRR SLR पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। तो साख नियंत्रण की गुणात्मक माप जो होता है आपका सिर्फ नैतिक दबाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
कि सांची के स्फूत की खोज जो है 1818 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है। तो सांची की स्फूत की खोज जो है 1818 ईस्वी में सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया है। सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया है। सांची के स्फूत मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित है। सांची स्फूत का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। सांची स्फूत की स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जेम्स प्रिंसेस, इसका नाम आप ज़्यादा सुनते होंगे, एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन लीजिए जेम्स प्रिंसेस के बारे में कि जो जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। एक आप नाम सुनते होंगे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो है 1902 से लेकर के 1928 तक भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक रह चुका है। और एक जो है आप नाम सुने होंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना जो है आपका 1861 ईस्वी में किया गया था। ASMI के प्रथम महानिर्देशक जो थे आपका एक कनिंघम थे। अब भीमबेटका की खोज जो है आपका 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पसान स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पसान स्थल है। तो देखिए इनाम गांव नहीं हो जाएगा। ब्रह्मागिरी तो एक पर्वत है। हड़प्पा भी हटा दीजिए। तो हड़प्पा तो सिंधु सभ्यता के टाइम का है। तो भीमबेटका जो है आपका एक पूरा पसान स्थल है। भीमबेटका पूरा पसान स्थल मध्य प्रदेश के रायसीना में स्थित है। भीमबेटका में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और आदमगढ़ की पुरापाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है जो शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन हुआ क्यों था, इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो है आपका कब हुआ था। तो 1838 ईस्वी में हुआ था। और चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर के किया गया था। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो है बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए किया गया था। और कब किया गया था? तो आपको 1838 ईस्वी में किया गया था। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है आपका 1928 ईस्वी में दिया गया था। और 1838 ईस्वी में लंदन श्रमिक संघ ने चार्टिस्ट आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? तो 1838 ईस्वी में लंदन में श्रमिक संघ के द्वारा जो है आपका चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था। और आपको बता दें कि मताधिकार से वंचित मजदूरों ने आंदोलन ये चलाया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य आपका तेलंगाना में स्थित है। और आपको बता दें कि उड़ीसा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। तो उड़ीसा में जो हो जाएगा आपका भीतरकनिका जो होता है आपका उड़ीसा में ही है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में है। और घना पक्षी बिहार कहाँ में है। तो आप घना पक्षी बिहार आपका राजस्थान में है। सोमेश्वर अभयारण्य आपका कर्नाटक में है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र के सीमा के समीप होता है। और जो है आपका वेदांतल अभयारण्य जो है आपका तमिलनाडु में है। ध्यान दीजिएगा वेदांतल अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था। तो देखिए 1950 में किया गया था, या 1953 में किया गया था, या 1955 में किया गया था, या जो है आपका 1960 में किया गया था। तो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था। तो सफलता सर्वप्रथम जो है आपका 1953 ईस्वी में किया गया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के एडम हिलरी। ध्यान दीजिएगा कि न्यूजीलैंड के कौन थे। तो न्यूजीलैंड के एडम हिलरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 ईस्वी को पहुंचने में सफलता पाए थे। और माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जो है आपका 8848.86 मीटर है।
और नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय एक बलित और नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर में से आपका एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, एक होता है आपका सिंधु सतलज काली के बाद आप देखेंगे तीस्ता के बाद आप देखते हैं कौन सा, तो दिहांग। तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा होता है, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो होता है आपका पंजाब हिमालय होता है। सतलज और काली के बीच में जो होता है आपका कुमाऊं हिमालय होता है। काली और सिंधु सतलज काली और तीस्ता नदी के बीच में जो होता है आपका नेपाल हिमालय होता है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो होता है आपका तीस्ता और दिहांग के बीच में जो होता है आपका असम हिमालय होता है। अब आते हैं कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच होता है। तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो होता है आपका काली और तीस्ता नदियों के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद होते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में आपका 78% जो होता है नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है। 21% जो है आपका ऑक्सीजन मौजूद होता है। और आपको बता दें कि वायुमंडल में आर्गन गैसों की मात्रा लगभग जो होता है आपका 0.93% आर्गन गैस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि जब कोई तरंग एक संघन माध्यम से परावर्तित होता है तो कला परावर्तित क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि जब कोई तरंग जो होता है आपका एक संघन माध्यम से परावर्तित होता है तो कला परावर्तित क्या होता है। तो देखिए अगर मानते हैं कि ये एक मीडियम है और ये जो होता है आपका कौन सा है, संघन माध्यम बोल रहा है, एक जो होता है आपका विरल माध्यम होता है। तो संघन माध्यम से परावर्तित होता है तो ये सीधे निकलते चला जाएगा, जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री, पाई का वैल्यू जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि किसी गैस के समदाब प्रसार में आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि किसी गैस के समदाब प्रसार में आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आयतन घटता है और तापमान जो होता है आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तापमान बढ़ता है। तो देखिए किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है कि किसी गैस के समदाब प्रसार में आयतन और तापमान जो होता है आपका दोनों बढ़ता है। आयतन और तापमान जो होता है समदाब में दोनों बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके पास जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। तो परावैंगनी विकिरण के पास या दृश्य विकिरण के पास या अवरक्त विकिरण के पास या जो होता है आपका माइक्रो तरंग के पास। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके पास जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर होता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर जो होता है आपका किसके पास होता है। तो परावैंगनी विकिरण के पास जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर होता है और तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन कौन सा होता है। तो देखते हैं कि अगर प्रिज्म से ए मान लेते हैं प्रिज्म है तो प्रिज्म से यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है और जो है यहाँ जाता है, उसके बाद जो है आपका पर्दे पे जाता है, इस तरह से जाता है, इस तरह से। तो देखते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन होता है, बैगनी रंग होता है। और सबसे कम कौन सा होता है, तो सबसे कम लाल रंग होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है। तो आपका बैगनी होता है। सबसे कम किसका होता है, तो आपका लाल का होता है। जो प्रकाश सबसे कम अपवर्तित होता है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका कम होता है। जो प्रकाश सबसे कम अपवर्तित होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। और जो
जो कलर जो है आपका सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका कम होता है। जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के विभिन्न प्रिज्मों से गुजारा जाता है तो अपने रंगों के घटकों में विभाजित हो जाता है, जिस प्रकार का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सफ़ेद प्रकाश कांच के स्लैब से कांच के प्रिज्म से गुजरने के लिए 2 बार जो होता है अपवर्तित होता है, जैसे कि एक बार यहाँ अपवर्तित होता है, दूसरा बार जो है यहाँ अपवर्तित होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपवर्तित होने वाला प्रकाश जो होता है आपका लाल होता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल के बर्तन, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे एक दिया गया है, आपका बीकर ले लीजिए, यहाँ पे मिट्टी के तेल ले लीजिए और यहाँ पे जो है बर्फ़ का कुछ छोटा छोटा जो है आपका टुकड़ा डाल दीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। जब बर्फ़ पिघलने लगता है तो मिट्टी की तेल की सतह क्या हो जाएगा, तो मिट्टी की तेल की सतह जो होता है गिरता इसीलिए है कि इसमें देखिए बर्फ़ का टुकड़ा डाला गया है। तो जैसे ही हम इसमें टुकड़ा डालेंगे तो ये पिघलना चालू करेगा और पानी जो होता है आपका नीचे जमना चालू होता है। पानी जब नीचे जमना चालू होता है तो बर्फ़ का घनत्व जो होता है मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ़ पिघलकर जब पानी बनता है तब पानी का घनत्व जो होता है आपका बढ़ जाता है। तो पानी का घनत्व कितना होता है, घनत्व इक्वल टू फार्मूला जो होता है आपका रो इंटू जो होता है आपका मास बाई वॉल्यूम होता है। जब पानी पिघलेगा तो देखिए बर्फ़ का जो होता है आपका बर्फ़ का डेंसिटी कितना होता है, तो बर्फ़ का डेंसिटी लगभग 917 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 917 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और जो होता है आपका जल का घनत्व कितना होता है, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि देखिए जब बर्फ़ का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है, बर्फ़ पिघलकर जब पानी बनती है तब पानी का घनत्व जो होता है आपका बढ़ जाता है। तो मिट्टी के तेल का घनत्व यहाँ पे हम देखेंगे तो मिट्टी के तेल का घनत्व जो होता है आपका 800 होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही जो है आपका घनत्व बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाता है। जैसे ही घनत्व बढ़ेगा आयतन कम होगा तो ये जो हो जाएगा आपका मास m का वैल्यू जो होता है यहाँ पे आपका गिर जाएगा। घनत्व बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, मास गिर जाएगा। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तेल का क्या हो जाएगा, तो तेल का जो होता है यहाँ पर मिट्टी तेल की सतह जो हो जाएगा आपका यहाँ पे गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर एरोमेटिक है। तो हकल के नियम के आधार पर जो है गैर एरोमेटिक पूछा गया है कि गैर एरोमेटिक कौन सा हो जाता है। तो देखिए इसमें गैर एरोमेटिक जो होता है आपका गैर एरोमेटिक जो होता है आपका कौन सा है, तो गैर एरोमेटिक आपका मीथेन होता है, नेपेथिलीन हो जाएगा, एंथ्रोसिन हो जाएगा और बेंजीन जो होता है आपका, ये सभी एरोमेटिक है। हकल के नियम सभी समतलीय एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जहां n की संख्या जो होता है आपका पूर्णांक होता है। यह नियम अनुपात लगता है कि यह नियम अनुमान लगाता है कि एक समतल यौगिक में एरोमेटिक गुण होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनओमीय प्रतिरोध है। मतलब कि एक होता है आपका ओमीय, एक होता है ओमीय, एक यहाँ पे दिया गया है अनओमीय जो कि ओम के नियम को पालन नहीं करता है। एक जो होता है आपका ओम के नियम पालन करता है, जैसे कि लैंप के तंतु आपका ओम के नियम पालन करेगा, तांबे के तार भी जो होता है आपका ओम के नियम पालन करता है, टंगस्टन का तंतु भी जो होता है आपका ओम के नियम पालन करता है, बट डायोड जो होता है यहाँ पे ओम का नियम पालन नहीं करता है। इसीलिए हम इसको अनओमियो कहते हैं, अनओमियो प्रतिरोध बोलते हैं, या जो हम इसको बोलते हैं गैर ओमियो प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कि आपका एलईडी, सौर सेल, जंक्शन डायोड, अनतुलनीय उपकरण जो होता है आपका गैर ओमिक होता है। गैर ओमिक प्रतिरोध उन कंडक्टरों को संदर्भित करता है जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डायोड हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे। तो भारतीय ध्वज वाहक जो थे आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध
खाली स्थान वादक हैं। इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हुआ था। तो जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध जो थे आपका एक तबला वादक हैं। इनको जो है आपको बता दें कि इनको वर्ष 2003 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब जो है आपका मुंबई इंडियन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2025 तक में अजय बांगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष रहेंगे? तो अजय बांगा जो है आपका विश्व बैंक के जो है आपका अध्यक्ष हैं। इनका जो है आपका कब इन्होंने बने थे? तो देखते हैं कि किनके द्वारा। तो जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बांगा जो हैं विश्व बैंक के जो है 14वें अध्यक्ष रह चुके हैं। यूनिज मेयर विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनको याद रखिए कि यूनिज मेयर जो थे विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व बैंक में कुल 189 सदस्य हैं और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? तो देखिए ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी आपका अलकनंदा नहीं होगा, यमुना नदी नहीं होगा, गोमती नहीं होगा, तो आपका लोहित नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा में दाहिने तरफ से मिलने वाली, जैसे कि यहाँ से देखिए ये मान लेते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करता है। तो ये जो हो जाएगा आपका दाहिने साइड हो जाएगा नदी का, ये जो हो जाएगा आपका बाएं साइड हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका राइट साइड हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा में दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो सुबनसिरी नदियाँ हैं, भरेली नदियाँ और मानस नदियाँ जो है आपका दाहिने तरफ से मिलती हैं और जो है आपका दाहिने तरफ से मिलती हैं। और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन से हैं? तो दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, बूढ़ी नदियाँ हो जाएगा, उसके बाद दिहंग, धनसिरी एवं कपिली नदियाँ हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्रा नदी 3 देशों में बहती है, चीन में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। चीन में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो या यरलुंगी जंगबो बोला जाता है। असम में जो है मतलब कि इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी को ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है और जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नदी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और जो है अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 33 का जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। देखिए कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन जो था आपका 1983 ईस्वी में चलाया गया था और बता दें कि 1987 में कर्नाटक राज्य में एक अहिंसक आंदोलन जो कि टिटिको हिचको आंदोलन के रूप में किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए जो था उपयोगी पेड़ लगाया था। अप्पिको आंदोलन का नया कर्नाटक में जो है आपका अप्पिको आंदोलन 1983 ईस्वी में चलाया गया था। अप्पिको आंदोलन का नारा था उसीस बेलामू और बेलासू अर्थात जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ और उसकी किफ़ायती इस्तेमाल करो। चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका 1973 ईस्वी में चलाया गया था। चिपको आंदोलन के नेता आपका चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरा देवी थी और सुंदरलाल बहुगुणा थे। साइलेंट वैली मूवमेंट आपका 1973 ईस्वी में केरल में चलाया गया था और 1987 में जो अहिंसक आंदोलन हुआ था उसका नाम भी आप याद कर लीजिए कि टिटिको हिचको आंदोलन, जो कि आपका कहाँ में हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था 1987 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है। का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, माचपा खम्बाबा। कर्णाली नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। कर्णाली तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है और जो है तसांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। मेकांग नदी तिब्बत से शुरू होकर के चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर के बहती है मेकांग नदी। और इरावदी नदी के बारे में बता दें कि इरावदी नदी जो होता है म्यांमार की एक प्रमुख नदी है, म्यांमार की जीवन रेखा है जो म्यांमार के 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो जब यहाँ पे जिला पूछ दिया गया तो जिला जो हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा को जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आपको अलग किया गया है। मार्ले मिंटो सुधार आपका 1919 होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होता है। बट जो है किस अधिनियम द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा को अलग किया गया था भारत से। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था आपका 1824 से 26 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समापन जो है आपका 1836 ईस्वी में यान ड्यूबू के संधि के द्वारा हुआ था। इस यान ड्यूबू के संधि द्वारा बर्मा ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ने लगा था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो था आपका डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा भारत के प्रशासन के साथ बर्मा के प्रशासन को भी मिल गया था। किसको? ब्रिटिश सरकार को मिल गया था। और जो है आपका 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आज़ादी प्राप्त हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का नया देश बना और भारत से अलग होकर बना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपका गणेश मालवेंकर रह चुके थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष जो हैं। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं आपका ओम बिरला हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो एम अनंत नागेश्वर अयंगर हो जाएंगे। कौन सा? एम ए अयंगर जो थे आपका प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। और लोकसभा का पहला सत्र जो है आपका 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो आयरलैंड के संविधान से है। और आयरलैंड जो था कहाँ से लिया है तो आपका स्पेन से लिया है। डीपीएसपी जो है भारत के संविधान के भाग 4 में होता है, जो कि भारत के संविधान के भाग 4 में होता है, जो कि आपका 36 से 51 अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है। ये जो है आपका एक गैर नियोजित प्रकृति का होता है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो होता है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजापतियों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो होता है आपका कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की संबंधित होता है। तो देखते हैं, देखिए 61 जो होता है आपका किससे होता है। तो देखिए 61 जो होता है आपका महाभियोग लगाता है। तो अनुच्छेद 60 जो होता है आपका 60 से राष्ट्रपति का जो होता है शपथ होता है। और अनुच्छेद जो होता है इसमें अनुच्छेद 60 हो गया। और अनुच्छेद 69 जो होता है आपका उपराष्ट्रपति के शपथ की प्रतिज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे कि देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है आपका एक संवैधानिक निकाय है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका जो है आपका संसद के द्वारा गठन किया गया था। कब किया गया है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है। और 10 दिसंबर को जो होता है आपका 12 अक्टूबर 1993 को जो है संसदीय अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया था। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और जो है आपका
और जो है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना आपका 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम है, जो कि मार्च 2024 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त समझौता कब हुआ था। तो देखिए भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कब किया गया है। तो देखते हैं कि 28 दिसंबर 1998 को भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता पर आपका हस्ताक्षर किया गया है। तो 1988 पे किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन की योजना कब शुरू किया गया। तो देखिए भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन की योजना कब शुरू किया गया। तो 2010 में किया गया, या 2005 में किया गया, या 2001 में किया गया, या 2014 में किया गया। तो मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। पका हुआ भोजन मिड डे मील की योजना 28 नवंबर 2001 की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया और अप्रैल 2004 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इससे संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था और उसी को मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध हो और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 43 कि करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है। तो ये जो हो जाएगा आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपका मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मनी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट जो होता है आइडेंटिफायर, इसका जो है फुल नेम रखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सम्मिलित करना है। तो कुका विद्रोह कहाँ में हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ में हुआ था, भील विद्रोह कहाँ में हुआ था, तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था। तो देखते हैं कुका विद्रोह कब हुआ था। तो कुका विद्रोह जो होता है आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ में हुआ था, तो कुका विद्रोह जो होता है आपका पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ में हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो होता है आपका मालाबार में हुआ था। कब हुआ था, तो आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे कि भील विद्रोह कब हुआ था। तो भील विद्रोह जो होता है आपका महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1818 ईस्वी में हुआ था। और कोल विद्रोह जो था आपका बिहार उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 के 2 के बी, सी के 4 और 4 के डी के 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 1883 से 84 का एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। तो देखते हैं एल्बर्ट बिल जो हो जाए आपका न्यायिक सुधार से संबंधित है, या शैक्षणिक सुधार से संबंधित है, या वित्तीय सुधार से संबंधित है, या सामाजिक सुधार से संबंधित है। तो 1883 से 84 का एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। तो 1883-84 का एल्बर्ट बिल जो हो जाएगा कि वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दौरान जो होता है एल्बर्ट बिल लाया गया था। तो किसके लिए था आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका न्यायिक सुधार के लिए था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो जो था आपका कि 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के सभी देशी रियासतों के विरुद्ध था, गलत हो जाएगा। जम्मू या कश्मीर की रियासतें के विरुद्ध नहीं था। भारतीय पाकिस्तान युद्ध 1999 नहीं हो जाएगा। तो ऑपरेशन पोलो जो था आपका 1948 ईस्वी में 13 दिसंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद रियासत को एकीकरण करने के लिए भारत की सैन्य कार्रवाई प्रारंभ किया गया था, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। शुरू किया गया था, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47 कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो होता है आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है।
अटलांटिक महासागर में स्थित है। ब्रिटेन ग्रीनविच से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा को शून्य मानक उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियों और समयों की गणना किया जाता है। ग्रीनविच की प्रयोगशाला के पास से गुजरती 0 डिग्री देशांतर रेखा को दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध और रेखा के बाईं ओर जो होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध होता है। 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक हुई जिसमें ग्रीनविच को शून्य देशांतर रेखा के रूप में माना जाता है। तो 1800 कब किया गया था? 84 ईस्वी में किया गया था। और क्षैतिज रेखा, अक्षांशीय रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा एक दूसरे को आपस में समकोण पे काटती है और एक जाल बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? तो ग्रिड बोला जाता है। देशांतर से समय और अक्षांश से जलवायु को जानने में सहायता मिलता है। तो देशांतर से तो होता है आपका समय और जो है आपका अक्षांश से जो होता है आपका जलवायु जानने में सहायता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार होता है? तो द्वितीयक लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को हम एकांत महत्या की थैली बोलते हैं, बट यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीयक लाइसोसोम का एक प्रकार है। तो फागोसोम जो होता है आपका द्वितीयक लाइसोसोम का एक प्रकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि रेखित पेशिया में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रव्य जलिका से संशोधित रूप को क्या कहते हैं? रेखीय पेशित में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रव्य जलिका के संशोधित रूप को हम क्या बोलते हैं? तो मायोफिब्रिल बोलते हैं, या सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, या एर्गोअस्टोप्लाज्मा बोलते हैं, या डी जो होता है आपका टेस्टोटेन्यूकुलम बोला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 49 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सीमांकित इंट्रोसेलुलर ऑर्गेनल है जो एक सार्कोमिलर एक झिल्ली को फैलाता है और लगभग सभी प्रजातियों में धारीदार मांसपेशियों में संकुचित और मायोफिलोफार्मेस्ट में लपेटा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा संघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका संघन अनियमित रूप से व्यवस्थित जो है आपका संयोजिक ऊतक का उदाहरण है? तो प्लाज्मा कोशिका हो जाएगा, या डर्मिस हो जाएगा, या फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा, या डायोफॉर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डर्मिस हो जाएगा। डर्मिस क्या होता है? तो देखिए, डर्मिस संघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजिक ऊतक का एक प्रकार है। यह घने अनियमित संयोजिक ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट और कई फाइबर होते हैं, अलग अलग उन्मुखी मुँह होते हैं। यह ऊतक त्वचा में मौजूद होता है। मानव शरीर में केवल 4 मूल प्रकार होते हैं, जो तंत्रिका होता है, मांसपेशियां, उपकला और संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक पर सबसे प्रचुर व्यापक रूप से वितरित और विविध प्रकार का होता है। इसमें रेशेदार ऊतक, वसा, उपस्थि, हड्डी, अस्थि मज्जा और रक्त शामिल होता है। संयोजी ऊतक में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले फाइबर जो होता है आपका कोलेजन नामक एक कठोर होता है। और आपको बता दें कि कंडरा जो होता है आपका स्नायुबंध और मांस के कुछ टुकड़ों में दिखाई देने वाला सफ़ेद रेशेदार ऊतक होता है, जो लगभग पूरी तरह से कोलेजन से बने होते हैं, जैसे कि चमड़ा, जिसमें जानवरों की खाल के संयोजी ऊतक पर डर्मिस होता है। कोलेजन हड्डी और उपस्थिति दोनों को भी मजबूत करता है। लोचेदार और जालीदार फाइबर अधिक सीमित वितरण के साथ कम प्रचुर मात्रा में संयोजिक ऊतक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपका कि कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है तो थायरॉक्सिन और अधिक स्राव के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन का कोई स्राव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। प्रोलैक्टिन का अधिक स्राव होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है आपका कि कार्टिसोल का अधिकतम स्राव के कारण जो होता है आपका कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है आपका, यह शरीर में लंबे समय तक कार्टिसोल हार्मोन की बहुत अधिक मात्रा बनी रहने के कारण होता है। इसका परिणाम शरीर द्वारा बहुत अधिक कार्टिसोल बनने या कार्टोइकोड्स नामक दवाई लेने से हो सकता है, जो शरीर को कार्टिसोल की तरह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशिंग सिंड्रोम के समान लक्षण होते हैं। या धड़ में वजन बढ़ जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। चेहरे में वजन बढ़ जाता है, इसमें कभी कभी चंद्रमा मुख भी कहा जाता है। कंधों के बीच जो होता है चर्बी युक्त गांठ, इसे भैंस या कुबर कहा जाता है।
पेट कुल्हड़े, जांघ, स्तनों और बगलों पर गुलाबी या बैंगनी रंग के खिंचाव के निशान होते हैं। पतली कमजोर त्वचा जिस पर आसानी से चोट लग सकती है। ये सभी जो होता है आपका कुशिंग सिंड्रोम का कारण होता है, जो कार्टिसोल की अधिकता के कारण होता है। आगे देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब के जो होता है आपका तीन फैलोपियन ट्यूब में जो होता है तीन होता है। एक होता है आपका इनफेंडिबुलस होता है, एक जो होता है इस्थमस होता है, एक जो होता है आपका एम्पुला होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। तो आपका एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। और जो होता है शुक्राणु जो होता है आपका इस्थमस से लेकर के एम्पुला तक ही शुक्राणु जो होता है आपका इस्थमस से लेकर के एम्पुला तक ही यात्रा करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रवण अनुपात अधिक होता है। श्रवण अनुपात 1 से अधिक होता है तो ऐसा क्यों हम देखते हैं। श्रवण नहीं, श्वसन अनुपात जो होता है आपका 1 से अधिक होता है। वसा में होता है या कार्बनिक अम्ल में होता है या प्रोटीन में होता है या विटामिन में होता है। तो श्वसन अनुपात जो होता है 1 से अधिक जो होता है आपका कार्बनिक अम्ल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम या फास्फोरेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के शरीर में हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट की मात्रा को नियंत्रित करने वाला मात्र एक हार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है आपका रक्त में कैल्शियम और फास्फोरेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 55 नंबर हो जाएगा, जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो आपका उत्तर प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला निर्देशक जो महानिदेशक कौन बनी है। तो साधना सक्सेना नायर बनी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फरवरी 2025 में नवीनतम शोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो रेट क्या हो जाएगा। तो आरबीआई के द्वारा नई रेपो रेट जो होता है आपका 6.25 निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो झांसी में हुआ था या लखनऊ में हुआ था या ग्वालियर में हुआ था या कानपुर में हुआ था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुआ था आपका ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था। तो 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था। तो 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है। 1857 के क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना रामगढ़ मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है। रानी अवंतीबाई लोधी को बोला जाता है प्रथम, और द्वितीय किनको बोला जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को बोला जाता है। और झांसी की सिपाही विद्रोह में 1857 की शुरुआत जो हुआ था आपका 4 जून 1857 को हुआ था। और 18 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गया था। और 4 जून 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कालपी के युद्ध में हीरोज से युद्ध करते हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी दूंगी नहीं, और हीरोज ने लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेले महिला मर्द बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलना चाह रहा है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप आपका द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था आपका हिटलर के द्वारा जो था पोलैंड के आक्रमण पे हुआ था। कब हिटलर ने जो था आपका 1 दिसंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आपका इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो है आपका 3 सितंबर 1939 ईस्वी को हो गया, जिसका समापन जो था आपका 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर जो था आपका बम फेंका गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण जो था आपका वर्साई की संधि था। और जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध
28 जून 1819 ईस्वी को वर्साय की संधि जर्मनी के साथ किया गया था। विश्व आर्थिक मंदी भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। देखिए, जब वर्साय की संधि किया गया था तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारा जो था इलीगल तरीका से थोप दिया गया था, जिसको एक दिन चलते चलते जा कर के एक ओवरफ्लो हो गया और जो था आपका ओवरफ्लो हुआ और जो था आपका हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और जो था आपका फ्रांस और इंग्लैंड दोनों मिल करके फ्रांस और इंग्लैंड मिला और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो जर्मनी के द्वारा किया गया। और जो था आपका कि 3 सितंबर 1939 ईस्वी को युद्ध आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जिसका एक कारण आपका आर्थिक तंगी भी था। उस टाइम बहुत ज़्यादा तंगी हुआ था, जिसकी वजह से था ब्रिटेन ने अदर देशों को आज़ाद किया, जैसे कि आपका इंडिया उसमें भी एक है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? तो आपका सहजानंद सरस्वती जो हो जाएंगे आपका हुंकार पत्रिका के एक संस्थापक थे। इन्होंने आपका हुंकार पत्रिका किसानों की आवाज़ बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ पे जो है आपका राजस्थान में जो है आपका सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, जो कि 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और जब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है तो आपका मरुस्थलीय भाग बोला जाता है, जो कि जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। भारत में औसम वर्षा 119 सेंटीमीटर होता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि आपका तमिलनाडु, गुजरात, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग में आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड, गंगा का उत्तरी मैदान, कछाड़ छोटी मणिपुर आदि शामिल होता है। मध्यम वर्षा क्षेत्र में आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और सबसे न्यून वर्षा जो होता है आपका 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को किस वर्ष जो होता है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो नेशनल वाटरवे 4 को किस वर्ष जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा, 2008 में घोषित किया गया है। आगे देखेंगे कि बेल्ट, डाउन्स, पंपास आदि शब्द से संबंधित है। तो घासों के मैदान बिल्कुल सही हो जाएगा। बेल्ट, डाउन्स, पंपास आदि शब्द जो है आपका घासों के मैदान से संबंधित होता है। बेल्ट जो होता है आपका दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं। डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोलते हैं। पंपास जो होता है आपका अर्जेंटीना के घास के मैदान को बोलते हैं। बेल्ट, डाउन्स, पंपास, प्रेयरी, ध्यान दीजिएगा, बेल्ट हो गया, डाउन्स हो गया, पंपास हो गया, प्रेयरी हो गया, स्टेपीज हो गया, पुष्टाज आदि शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। और पुष्टाज घास का मैदान आपका हंगरी में देखने को मिलता है। कैंटेबरी घास का मैदान आपका न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। अब वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। अब प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही विख्यात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कि निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो देखिए, बेल्जियम आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है, रोमानिया भी नहीं है, ब्रिटेन को तो पूरी तरह से काट दीजिए। तो हंगरी जो हो जाएगा आपका एक स्थल रुद्ध देश होता है। स्थल रुद्ध देश हम उसको बोलते हैं जो चारों ओर जो होता है आपका देश घिरा रहता है, जैसे कि एशिया में आप पाकिस्तान को एशिया में आप जो है अफगानिस्तान को देख सकते हैं, नेपाल को देख सकते हैं, उसके बाद आप भूटान को देख सकते हैं। ये सभी जो है स्थल रुद्ध देश हैं। विश्व में टोटल 44 जो है आपका स्थल रुद्ध देश हैं। सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश जो होता है आपका कजाकिस्तान है। और दोहरे भू अवशिष्ट देश आपका लिचेंस्टीन और उज्बेकिस्तान है। मध्य यूरोप के पेनिसुलिया बेसिन में स्थित हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है। यह अल्पास पर्वत से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी आपका नगर बुदापेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो है आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका गोबी मरुस्थल होता है। यहाँ पर कई छोटे घास के मैदान होते हैं, जैसे कि रितेल
पहाड़ी एवं लवणीय झील पाई जाती है। दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है। यह थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर कि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 67 का जो हो जाएगा आपका 2 बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में इसकी अवस्थिति को सही युग में पहचाने, तो लुजेन क्षेत्र कहाँ में है, गुजरात में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। केजी बेसिन कहाँ में है, तो बंगाल की खाड़ी में है, ये भी सही हो जाएगा। सुरमा घाटी कहाँ में है, तो आपका असम में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 68 का जो हो जाएगा आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से सभी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर कि बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है। बिहार राज्य जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना प्रतिशत धारण करता है, तो 2.86% जो है आपका धारण करता है, जो लगभग जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 3% हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल जो होता है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में बिहार का क्रम स्थान अवरोही क्रम में बढ़ावा है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोविन जिन्होंने 1995 में फांसी दे दिया गया, वे कहाँ के थे, तो देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे और इनको जो है फांसी कहाँ में दिया गया, तो नाइजीरिया में दिया गया। तो नाइजीरिया में देखिए सबसे पहले नाइजीरिया की बात कर लेते हैं। तो नाइजीरिया की स्वतंत्रता जो था आपका कब दिया गया था, 70 नंबर देखेंगे। केन सारो विल्सन आजीवन काल 10 अक्टूबर 1941 ईस्वी को 10 नवंबर से 1995 ईस्वी तक रहा था। इनको जो है 1980 के दशक में केन सारो बीवा एक लेखक और पत्रकार और टेलीविज़न निर्माता भी थे। इन्होंने जो थे आपका केन सारो ने अगोनी प्रांत के शोषण के विरुद्ध एक अहिंसक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का नाम जो है मूवमेंट फॉर सर्वाइकल ऑफ ओगोनी पीपल था। इस आंदोलन की शुरुआत आपका 1990 ईस्वी में किया गया था। यह इतना असरदार हुआ कि तेल कंपनी जो था 1993 तक अगोनी से भागना पड़ा था। देखिए नाइजीरिया में एक तेल कंपनी आया था और तेल वहीं पे मिलता है जहाँ संघन आबादी बसा हुआ था पहले से, तो वो सभी आबादी को मार करके वहाँ से हटाया गया और तेल निकालने के लिए एक कंपनी आई जो आपका कौन सी कंपनी थी, तो अगोनी से भागना पड़ा था, जो एक तेल कंपनी थी। तो तेल कंपनी को भगाने के चलते इनके ऊपर जो था आपका आदमी को भड़काने के लिए गलत आरोप लगा करके इनको जो था फांसी की सज़ा दिया गया था, जो कि आपका कहाँ के हैं, केन सारो बीवा आपका नाइजीरिया के हैं। और जो जैसे कि आपका एज इट इज इंडिया में देख सकते हैं कि इनके ऊपर तो अभी सोनम वांगचुक के ऊपर भी उसी तरह का केस लादा गया है, जो कि ये भी जो है सोनम वांगचुक भी एक जो है पर्यावरणविद हैं, तो इनको भी एक दिन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे देखते हैं कि इनके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे देखते हैं कि नाइजीरिया की स्वतंत्रता कब मिली थी, तो नाइजीरिया की स्वतंत्रता जो था आपका 1960 ईस्वी में दिया गया था। अभी जो वहाँ पे है नाइजीरिया की स्वतंत्रता नहीं है, अभी वहाँ पे जो है आपका सैन्य शासन है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, इसको जो है फरवरी 1922 में ही वापस कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन आदि के कारणों से चलाया गया था। इसकी शुरुआत जो है आपका 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने आपका कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। और जो आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया गया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है आपका 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर हिंसक घटना हुई थी, जिसमें
जिसमें एसआई सहित जो था 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गया था और गांधी जी हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, जिसकी वजह से मार्च 1922 को गांधी जी को हिंसा के आरोप में बंदी बना लिया गया था और 6 वर्ष की सज़ा दिया गया था और स्वास्थ्य कारणों से 1924 ईस्वी में गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया था और 1924 में ही जो उन्होंने बेलागाम में जाकर के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय विपदा बताया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय विपदा किनके द्वारा बताया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। अमरकंटक के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक के पूर्वी भाग से जो है आपका सोन नदी निकलती है। सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन बांध और कोइलवर पुल रेल सह सड़क बनाया गया है। सोन नदी पटना मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी के सहायक नदी रिहंद है, कोयल है, गोपद है, कन्हार है। सोन नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है। सोन नदी को सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 74 हो जाएगा कि भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ये जो हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 में किया गया था, जहां 1959 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। हिंदुस्तान आयरन स्टील लिमिटेड राउरकेला का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1959 में किया गया था। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना का उत्पादन 1962 में प्रारंभ हो गया था। 1964 में बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील सिटी का नाम जो है उस कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। भिलाई और बोकारो स्थित आयरन स्टील कंपनी की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था और ये सभी जो होता है आपका सेल के अंतर्गत आता है। तो सेल का स्थापना आपका 24 जनवरी 1973 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है। समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में कमी, यही जो होता है यहाँ पे सही हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई में कमी, समताप मंडल में ओजोन की मोटाई में वृद्धि, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समताप मंडल में ऊपरी परत में कार्बनिक अम्ल का सांद्रण सबसे कम होता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है कि समताप मंडल में ओजोन सांद्रता में कमी को नहीं हम देखेंगे कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी को हम देखेंगे कि ओजोन छिद्र। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि परमाणु कक्षक खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ है, अंडाकार कक्ष है, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होता है, और जो है यहाँ पे परमाणु के कक्षा के नाभिक। तो देखिए परमाणु कक्षक जो होता है वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है कि प्रोटॉन संख्या 84 है, न्यूक्लियॉन संख्या जो है आपका 216 दिया गया है। परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। उत्सर्जन के बाद नाभिक की संरचना क्या होती है। देखिए जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो आप प्रोटॉन की संख्या में से 2 घटाएंगे और जो है आपका प्रोटॉन की संख्या में से 2 घटाएंगे और द्रव्यमान संख्या में से आप कितना घटाएंगे तो 4 घटाएंगे। तो देखिए जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो प्रोटॉन की संख्या से 2 घटता है और द्रव्यमान की संख्या से आपका जो है 4 घटता है। और अगर बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो प्रोटॉन की संख्या से मात्र 1 अंक की जब बीटा कण का क्षय परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि होता है। जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि होता है और द्रव्यमान संख्या जो होता है आपका अपरिवर्तित होता है। तो पूछा कौन सा गया है तो अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। तो देखिए प्रोटॉन संख्या में आपका 2 घटाइए
2 घटाइए तो प्रोटॉन संख्या 82 हो गया। और द्रव्यमान संख्या आपका 216 दिया गया है, तो द्रव्यमान संख्या में हमको 4 घटाना है, तो 16 में से 4 जाएगा तो 212। ऑप्शन नंबर ए 77 का ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है। तो एल्युमिनियम जो होता है आपका किससे निकलता है, तो बॉक्साइट से निकलता है। सीसा से क्या निकलता है, तो गैलिना निकलता है। सिनेबार किसे निकलता है, तो पारा से सिनेबार में क्या निकलता है, पारा निकलता है, जो पारा का अयस्क सिनेबार है। क्यूपराइट आई थिंक कि किसका है, तो कॉपर का अयस्क है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 78 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि किस देश के विमान ने प्रथम खेप 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारा है, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हटने की घोषणा किया है। तो किससे घटने की घोषणा की है, तो WTO से घटने की घोषणा किए हैं, या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं और सांस्कृतिक संगठन से, या संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है आपका संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा किया है। आगे देखते हैं 81 नंबर कि बजट 2025-26 में 4 प्रमुख फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया। तो देखिए गरीबी को शामिल किया गया है, युवा को शामिल किया गया है, और नारी को शामिल किया गया है। कभी भी बेरोजगारी को शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो होता है यहाँ पे सी होता है। देखिए बजट 2025-26 में 4 फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें से शामिल नहीं किया गया है, तो उस पॉइंट को शामिल नहीं किया गया है, बेरोजगारी को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टियाँ इनमें से कौन सी रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से जानी जाती है। तो देखिए रेगुर मिट्टियाँ जो होते हैं आपका काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें से जो होता है आपका इसमें रेगुर मिट्टी में कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी में लावा मैग्मा निर्मित मिट्टी बोला जाता है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुशुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो होता है आपका टेटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के सर्वप्रथम मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों की 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को आपका चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी में आपका चाय की खेती होती है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा जो है आपका मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर 83 का सी हो जाएगा, जो कहता है आपका 350 ए बोलता है आपका कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए उचित प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 349 बोलता है कि संविधान के प्रारंभ वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपलब्ध कराने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जाता है। अनुच्छेद 350 कहता है कि शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए। और अनुच्छेद 351 जो बोलता है कि अनुच्छेद 351 राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए एक कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का एक अंग था। देखिए लिच्छवी पूछा गया है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का लिच्छवी नहीं था, झारखंड इसको हटाइए, तो लिच्छवी जो था आपका बिहार का एक महत्वपूर्ण अंग था। लिच्छवी जो था आपका बिहार का एक महत्वपूर्ण अंग था। और आपको बता दें कि 16 महाजनपदों में से बौद्ध अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की जानकारी जो होता है आपका बौद्ध अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किसका था। तो देखते हैं कि किसके द्वारा दिया गया था। तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ये जो था आपका मैकुलर के द्वारा दिया गया है कि आर्यों का निवास स्थान जो था आपका मैकुलर मध्य एशिया है। आर्य भारत में आने से पूर्व मध्य एशिया में निवास करते थे। मैकुलर जर्मन इतिहासकार ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया
आर्य शब्द एक जो था आपका धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आपका श्रेष्ठ, जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त कर लिया गया है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र बताए थे किनके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और जो था आपका आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश बताया था, मतलब कि ध्रुवीय प्रदेश बताया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज में इस मत का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर कि गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा के संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर 86 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 1937 ईस्वी में किया गया था। बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, किनके द्वारा, तो जाकिर हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, वे कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। एक जो होता है आपका चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएसए है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य है। अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कहाँ में अवस्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में अवस्थित है, जो कि आपका सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में निर्मित अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। अंकोर वाट परिषद को 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ से देखते हैं हम 89 नंबर क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से, इसको स्किप करते हैं। 90 को भी स्किप कीजिए, मैथमेटिक्स है। 91 को स्किप कीजिए, मैथमेटिक्स है। 92 भी मैथ है, इसको काटते जाइए। आगे देखेंगे 93 भी मैथ है, इसको भी हटाइए। 94 नंबर जो है यहाँ पे मैथ इंग्लिश दिया गया है, इसको हटाइए। 95 नंबर इंग्लिश दे दिया गया है। अब देखेंगे 96 नंबर, ये जो है आपका हिंदी से संबंधित है। हिंदी क्वेश्चन है कि वाक्यांशों को जो भला बुरा न समझे उसको हम क्या कहते हैं, तो जो भला बुरा न समझता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो 96 का सी बोलते हैं, अविवेक बोला गया। आगे देखते हैं 97 का कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है, तो माइक्रोवेव अवयव फैराडे जो होता है रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर जो होता है का सर्कुलेटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं पोलोनियम पीओ दिया गया है। पोलोनियम को आवर्त सारणी के किस आवर्तीय समूह में रखा गया है, तो पोलोनियम का संकेत पीओ होता है। परमाणु संख्या जो होता है इसकी 84 होता है। इसको जो है आपका परमाणु द्रव्यमान 209 होता है। इसको रखा कहाँ गया है, तो छठे आवर्त में ऑक्सीजन समूह में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर जो होता है आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक रबर अतिरिक्त बहुलक है जो आइसोप्रीन मिथाइल 1,3 ब्यूटाइडिन का एक बहुलक होता है। आगे देखते हैं कि क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें दिया गया है। तो देखिए जिंक और क्रोमियम जो होता है अफबाऊ नियम का पालन नहीं करता है, तो ध्यान दीजिएगा जिंक प्लस क्रोमियम जो होता है आपका अफबाऊ नियम का पालन नहीं करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। जो आपका क्रोमियम का जो होता है आपका 24 होता है, परमाणु संख्या क्रोमियम का 24 होता है। इसके अनुसार आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। और जो है आप इसको रेगुलर वाइज में आपको देखने को मिलेगा, तो आप रेगुलर वाइज में इसको देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको देखिए। और बिहार SI का भर्ती आ चुका है 1799 पोस्ट पे, बहुत ही इफेक्टिव रोल आपका एग्जाम में निभाएगा। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।